पैनक्रियाटिक कैंसर में पैलिएटिव केयर का क्या रोल होता है। स्वादुपिंड के कैंसर में पैलिएटिव केयर यानी कि क्या वो ट्रीटमेंट्स है जो पेशेंट के क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं और सिम्टम पे काबू पा सकते हैं, आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हेलो, आई एम डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी। आई एम अ गैस्ट्रो एंड कैंसर स्पेशलिस्ट। ओएसएस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है पेट में होने वाले कैंसर्स और उसकी लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी एंड अदर ट्रीटमेंट्स। आज का टॉपिक ये थोड़ा सीरियस टॉपिक है और आज हम ये डिस्कस करेंगे कि पैनक्रियास यानी कि स्वादुपिंड के कैंसर में क्या वो स्टेप्स है या क्या वो ट्रीटमेंट्स है जो पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं और उनके सिम्टम्स को बेस्ट पॉसिबल वे में कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि पैलिएटिव केयर ये होता क्या है और पैलिएटिव केयर किन पेशेंट्स में एप्लीकेबल होता है या किन पेशेंट्स को पैलिएटिव केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, पैलिएटिव केयर ये एक ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है, ये एक अम्ब्रेला टर्मिनोलॉजी है। ये तब यूज़ किया जाता है, ये कोई भी ट्रीटमेंट जो डिसीज़ को क्योर ना करते हुए भी पेशेंट के सिम्टम्स या पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बना सकती है। दोस्तों, कभी कभार पैनक्रियाटिक कैंसर यानी कि स्वादुपिंड के कैंसर के कुछ पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जिनका डिसीज़ या जिनकी बीमारी इतने स्टेज में फैली हुई होती है कि ये बीमारी पूरी तरह से शरीर से निकालना या फिर इसके ऊपर कीमोथेरेपी या रेडिएशन का इफ़ेक्ट करना ये मुश्किल होता है या पॉसिबल नहीं होता है। पैनक्रियास का कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें लगभग डिटेक्शन के टाइम पे 80% ऑफ पेशेंट्स या तो स्टेज 3 या स्टेज 4 कैंसर के मरीज बन चुके होते हैं। इसका मतलब है कि ये डिसीज़ यहाँ तक फैला होता है कि इसको बॉडी से पूरी तरह से निकालना पॉसिबल नहीं होता है विथ द करंट ट्रीटमेंट मोडालिटीज़। ऐसे पेशेंट्स को कई सारे इश्यूज होते हैं जिसे हम मॉडर्न मेडिकल मैनेजमेंट से इनके सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं और भले ही हम कैंसर को क्योर ना कर पाए बट इनके सिम्टम्स को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और इनका रिमेनिंग लाइफ स्पैन को एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल हम बनाने की कोशिश करते हैं। इसे कहा जाता है पैलिएटिव केयर। तो पैलिएटिव केयर इन पैनक्रियाटिक कैंसर के कई सारे अलग अलग सब टाइप्स हैं और ये हम पर्टिकुलर जो पेशेंट के इश्यूज़ हैं इन इश्यूज़ के ऊपर हम स्टेप बाय स्टेप इनको ट्रीट करते हैं। तो पैनक्रियाटिक कैंसर में बहुत कॉमनली पाया जाने वाला सिम्टम है जॉन्डिस और जिसे हम डिटेल में कहें तो उसे कहा जाता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। और ये तब होता है जब कैंसर बाइल डक्ट के पैसेज को ब्लॉक कर देता है और बाइल का फ्लो जो है वो बंद हो जाता है और इससे पेशेंट को जॉन्डिस होता है और जॉन्डिस से होने वाले बाकी सारे कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। तो जब पेशेंट को जॉन्डिस होता है तो पैनक्रियाटिक कैंसर में हम इसे ERCP नामक इन्वेस्टिगेशन या ट्रीटमेंट करके या जो ब्लॉक्ड बाइल डक्ट है, जो ब्लॉकेज है, उसके आर पार हम एक स्टेंट डाल सकते हैं, वो चाहे मेटल का बना हो या फिर प्लास्टिक का बना हो, जिससे वो बाइल का फ्लो हम फिर से रिस्टोर करके पेशेंट का जॉन्डिस हम लोग कम कर सकते हैं और जॉन्डिस से होने वाले बाकी प्रॉब्लम्स को भी हम लोग टैकल कर सकते हैं। कई बार अगर स्टेंट नीचे से यानी कि नॉर्मल रूट से अगर पॉसिबल ना हो तो स्किन से यानी कि थ्रू द स्किन, जिसे हम परक्यूटेनियसली कहते हैं, वहाँ से एक पाइप डाल के डायरेक्टली लिवर से हम बाइल खींच सकते हैं। इसे हम परक्यूटेनियस ट्रांसहेपेटिक बाइल ड्रेनेज यानी कि PTBD के नाम से जानते हैं। ये सेकंड ऑप्शन होता है जो जॉन्डिस को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। कई बार पेशेंट्स को प्रॉब्लम ये आती है कि पैनक्रियास कैंसर के बढ़ने की वजह से खाने का रास्ता यानी कि इंटेस्टिन्स ये ब्लॉक हो जाते हैं, जिसे हम डिओडेनल ऑब्स्ट्रक्शन के नाम से जानते हैं और पेशेंट को लगातार वॉमिटिंग होती है और कोई भी खाना हजम नहीं होता, पचता नहीं है, वो खा नहीं पाते हैं। थोड़ा खाने के बाद भी पेट फूलने जैसा या पेट भरा हुआ होने जैसा सेंसेशन उनको होता है। तो इसे हम गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन के नाम से जानते हैं। अगर पेशेंट को गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है तो इसे दो तरह से ट्रीट किया जा सकता है। एक है एंडोस्कोपी करके इसके आर पार एक स्टेंट डाला जा सकता है, जिसे हम डिओडेनल स्टेंट या एंट्रिक स्टेंटिंग के नाम से जानते हैं। द सेकंड ऑप्शन इज एक छोटी सर्जरी करके हम इसे बाईपास कर सकते हैं, यानी स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में सर्जिकली एक जोड़ लगा के हम इसमें एक आर्टिफिशियल पैसेज बना सकते हैं जिससे कि खाना आगे जा सके। दिस इज कॉल्ड एज अ गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी
और इसके लिए एक छोटी सर्जरी करना ज़रूरी होता है। थर्ड जो इशू है जो काफ़ी कॉमनली पैंक्रियाटिक कैंसर के पेशेंट्स एक्सपीरियंस करते हैं वो है पेन, और ये पेन काफ़ी सीवियर भी हो सकता है। और कई बार ये पेन इस वजह से होता है कि जो पैंक्रियास का ट्यूमर है वो उसके आसपास के नर्व सप्लाई को भी इन्वेड करके वो नर्व्स को इरिटेशन कॉज करता है, और ये नर्व्स के इरिटेशन होने की वजह से सीवियर एब्डोमिनल पेन या सीवियर बैक पेन, ये काफ़ी सारे पेशेंट्स की कंप्लेंट्स होती है। और ये पेन इतना सीवियर भी हो सकता है कि नॉर्मल एक्टिविटीज़ तक वो पेशेंट नहीं कर पाते। तो इस पेन को रिलीव करने के लिए हमारे पास कई सारे पेन किलर्स अवेलेबल है, चाहे वो ओरल पेन किलर्स हो या फिर आईवी पेन किलर्स हो, या फिर कई बार ये स्किन पैचेस यानी कि स्टिकर के रूप में भी अवेलेबल होते हैं। जो एक स्टिकर हम किसी बॉडी के एरिया पे चिपका दें तो अगले 4 या 5 दिन तक उसकी एक्टिविटी या उसका इफेक्ट रहता है। इन सारी चीज़ों से अगर पेन का कंट्रोल ना हो तो हम वो नर्व्स को या तो सर्जरी से या फिर एंडोस्कोपी करके नर्व ब्लॉक कर सकते हैं। इसे हम सीलियक प्लेक्सस ब्लॉक या फिर सीलियक प्लेक्सस न्यूरोलाइसिस के नाम से जानते हैं। और ये एक काफ़ी इफेक्टिव ट्रीटमेंट है जो उन पेन पाथवेज को ब्लॉक कर देती है, जिससे कि पेन का सेंसेशन पेशेंट को ना महसूस हो। इसके अलावा भी काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स हैं जो पेन के लिए किए जा सकते हैं, जिसके बारे में हम और डिटेल में आगे बात करेंगे। द फोर्थ कॉमन इशू विच इज़ फेस्ड इज फटीग, या फिर फीलिंग ऑफ वीकनेस या टायर्डनेस, या फिर अपना नॉर्मल खाना ना खाने की वजह से लो एनर्जी लेवल्स का होना। तो कभी कभी ऐसे भी देखा गया है कि लोग नॉर्मल खाना नहीं खा पाते कुछ रीज़न की वजह से, कि गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा हो, वॉमिटिंग हो रही हो। तो ये सारे ट्रीटमेंट्स करने के बाद भी अगर ये नहीं खा पा रहे तो इन्हें कुछ अलग टाइप का डाइट यानी कि लिक्विड या सेमी सॉलिड डाइट देना, इसमें न्यूट्रिशनिस्ट का एक रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो स्पेशलाइज्ड डाइट हम दे सकते हैं विच इज़ बेटर टॉलरेटेड फॉर दीज पेशेंट्स। एक दूसरा इशू है कि पैनक्रियास के डक्ट में ब्लॉकेज आने की वजह से जो पैनक्रियास के नॉर्मल एंजाइम्स है जो नॉर्मली हमारे डाइजेस्टिव एक्टिविटी में हेल्प कर रहे हैं, ये सीक्रेट नहीं हो पाते, और इसकी वजह से जो भी खाना खाया जा रहा है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो इसके लिए हम कुछ आर्टिफिशियल पैनक्रियाटिक एंजाइम्स भी दे सकते हैं पेशेंट को, जिसके वजह से वो खाना डाइजेस्ट होने में उनको हेल्प हो सके और वेट गेन हो सके। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर कोई बाकी प्रॉब्लम्स है जैसे कि इन्फेक्शन होना, बाइल में ब्लॉकेज आने की वजह से या पैनक्रियास में ब्लॉकेज आने की वजह से इन्फेक्शन होना, तो इसे भी ERCP के माध्यम से स्टेंट डाल के हम वो इन्फेक्शन को ट्रीट कर सकते हैं। बट कई बार इट बिकम्स नेसेसरी कि पेशेंट को कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में भी एडमिट करना पड़ सके, क्योंकि उन्हें उस वक्त IV एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये थे कुछ कॉमन इश्यूज़ जो पैनक्रियाटिक कैंसर में पेशेंट्स में देखे जाते हैं, और पैलिएटिव केयर के माध्यम से हम इन इश्यूज़ को कैसे टैकल करते हैं और पेशेंट को एट द मोस्ट कैसे कंफर्टेबल बनाते हैं, ये आज हमने देखा। अगर इसके बारे में आपको कोई भी ज़्यादा डिटेल चाहिए या आपको कोई ओपिनियन या सलाह लेनी हो तो आप मुझे नीचे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या मेल भेज सकते हैं, या यू कैन रीच आउट टू मी ऑन द फोन बाय मैसेज और कॉल। थैंक यू।